2025, जी हाँ 2025 में बड़ी उथल पुथल होने वाली है। यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर जेलेंस्की गए तो थे अमेरिका को सपोर्ट मांगने, और बात बनने की बजाय उल्टी बिगड़ गई। जेलेंस्की चाहते थे कि अमेरिका यूक्रेन में इन्वेस्ट करे और अपना व्यापार बढ़ाए, और इस तरह अमेरिका के रहने से उसको सुरक्षा की गारंटी मिल जाए, या दूसरे शब्दों में कहे कि अमेरिका को उसने अपने देश में आने की खुली छूट दे दी, और इसके बदले में अमेरिका से सुरक्षा की गारंटी चाहिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन के रिसोर्सेस पर कब्जा तो चाहते थे, लेकिन सुरक्षा की गारंटी नहीं देना चाहते थे। इसलिए बात बनने की बजाय बिगड़ गई। इतनी बिगड़ गई कि नौबत तू में पर आ गई, जैसे कि गली मोहल्ले के गुंडे लड़ते हैं। You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. That's back to you. Far more than a lot of people said they should have. जेलेंस्की खाली हाथ लौट गए, और यह तय हो गया कि अमेरिका यूक्रेन की मदद नहीं करेगा। अमेरिका ने जब यूक्रेन से हाथ झटक दिए, बल्कि यह कहे कि अपना पल्ला झाड़ लिया, तो यूरोप को भी समझ में आ गया कि अमेरिका भी भविष्य में यूरोप की मदद नहीं करेगा। यदि रूस ने या और किसी बाहरी ताकत ने उस पर आक्रमण कर दिया, तो उसका अमेरिका सपोर्ट भी नहीं करेगा। दूसरी तरफ रूस की इकोनॉमी तो चौपट हो गई है, और वह अपनी चौपट इकोनॉमी को उभारने में लगा है। दूसरे देश पर दादागिरी, गुंडागर्दी और कब्जा जमाना चाहता है। इसी के तहत उसने यूक्रेन पर अटैक किया था, और सोचा था कि उसे बड़ी आसानी से जीत मिल जाएगी, लेकिन मामला लंबा खिंच गया। इस युद्ध में रूस को लेने के देने पड़े, उसका भारी खर्च भी हुआ, और उसके हजारों सैनिक मारे गए। अब इस खर्च की पूर्ति के लिए वह दूसरे सॉफ्ट टारगेट ढूंढेगा, जैसे कि एस्टोनिया, फिनलैंड, जिनकी आर्मी इतनी कमजोर है कि वह रूस का मुकाबला 8-15 दिन भी नहीं कर पाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि यूरोप तो भारी उथल पुथल और अशांति के दौर से गुजरेगा, क्योंकि रूस के मुकाबले यूरोप में केवल 3 पावर है, इंग्लैंड, जर्मनी और फ्रांस। इन तीनों के अलावा पूरे यूरोप में किसी भी देश के पास इतनी बड़ी आर्मी नहीं है। इसलिए पुतिन वही दादागिरी करेगा जो दादागिरी जर्मनी ने 1914 में जमाई, जिसके कारण फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, या 1938 में हिटलर ने जमाई थी, जिसके कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। जैसी भूमिका रूस यूरोप में निभा रहा है, कुछ इसी प्रकार की भूमिका चीन ईस्ट एशिया में निभा रहा है। वहाँ चीन ताइवान, फिलीपींस और यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया को भी आंख दिखा रहा है, और हांगकांग पर तो कब्जा कर ही चुका है। भारत को भी उसने डराने धमकाने की कोशिश की, हालांकि यह कोशिश सफल नहीं हो पाई, यह अलग बात है। दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत इस्लामी जगत, लेकिन यह ताकत बिखरी हुई है। इसमें है ईरान, तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर। ईरान ने 2023 में इजराइल युद्ध में इस्लामी जगत के चौधरी बनने की कोशिश की, लेकिन यह कोशिश इजराइल ने कामयाब नहीं होने दी। इस्लामी जगत का दूसरा चौधरी तुर्की अपनी प्रभाव सीमा बढ़ाए जा रहा है। उसने सीरिया में अपनी पसंद की सरकार स्थापित कर ली। तुर्की अपने आप को यूरोप का सदस्य भी कहता है, और नाटो का भी, लेकिन उसके रूस से बड़े ही अच्छे संबंध हैं। रूस और तुर्की दोनों ने अजरबैजान को युद्ध में मदद की थी, और अजरबैजान ये युद्ध आर्मेनिया से जीत गया था। हमने जिन 3 शक्तियों की बात करी, उनमें कॉमन फैक्टर यह है कि ये तीनों ही नॉन डेमोक्रेटिक है। चाहे रूस हो, चाहे चीन हो, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे ईरान, यहाँ डेमोक्रेसी नहीं, यहाँ पर तानाशाही चलती है, और तानाशाही अपनी मनमानी करती है। इसके लिए उसे आर्मी हस्तक्षेप से कोई परहेज नहीं होता, चाहे खुद के सैनिक का हो या दुश्मनों का। इसलिए जो वायलेंस रूस यूक्रेन के बीच चल रहा है, यूरोप में चल रहा है, इस तरह मिडिल ईस्ट में चल रहा है, यह वायलेंस आगे भी जारी रहने की पूरी संभावना है। अब यह तो बात होगी सीधे सीधे मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की, लेकिन इसके साथ ही और भी ज्यादा महत्वपूर्ण जो टकराव चल रहा है, वह है इकोनॉमिक वॉर। आर्थिक जगत की जद्दोजहद ने ट्रेड वॉर का रूप ले लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही सारे देशों के व्यापार पर टैक्स लगा दिया, बोले तो ट्रेड टैरिफ लगा दी। दूसरे देश भी चुप नहीं बैठे रहे। रिसेंटली चीन ने अमेरिका के कई प्रोडक्ट पर 10 से 12% टैक्स लगा दिया है। इस तरह कनाडा भी समझ गया है कि ट्रंप के साथ सलाह की गुंजाइश बहुत कम है। उसने भी पलटकर अमेरिका पर टैरिफ लगा दिया। इन ट्रेड वॉर के चलते इंटरनेशनल बिजनेस तो कम होगा ही, सबसे ज्यादा असर पड़ेगा शेयर मार्केट पर। जिन लोगों ने शेयर मार्केट की तेजी पर पैसा लगा रखा है, उसके बुरे दिन आने वाले हैं, या कहे कि बुरे दिन आ गए। डोनाल्ड ट्रंप दूसरे देश के साथ ही ट्रेड वॉर नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्हें अपने देश की भी चिंता नहीं है। यह कहे कि उनके देश में
रिसेशन आ जाए तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने अपने देश की फेडरल गवर्नमेंट अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट के IRS, USAID, फेमा और EPA जैसी महत्वपूर्ण एजेंसी सहित कई एजेंसियों में 20,000 से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है, जिसमें USAID के भी 5600 वर्कर्स थे। USAID वही है जिसने भारत के चुनाव करवाने के लिए 190 करोड़ रुपए दिए। यह बात और है कि बीजेपी वाले इसे कांग्रेस का फायदा और कांग्रेस वाले इसे बीजेपी का फायदा बताते हैं। फायदा किसी का भी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस, ट्रंप सिर्फ अपने देश के पैसे की बचत करना चाहते हैं। 20,000 वर्कर्स की नौकरी जाना उनकी सैलरी बंद होना ही नहीं, बल्कि इन डिपार्टमेंट को रखने वाली जितनी भी सप्लाई करने वाली चेन थी वह भी बंद हो जाएगी और इस तरह अमेरिका का GDP तो घटेगा ही। अमेरिका ने यूक्रेन को देने वाली सहायता भी बंद कर दी। इसमें खास बात यह है, यह पूरा दान अमेरिका की तरफ से नहीं था, क्योंकि यह सहायता डॉलर में जाती है, लेकिन उसमें से अधिकतर चीजों का निर्माण अमेरिका में ही होता है, जिसका निर्माण यूक्रेन के लिए बंद कर दिया जाएगा तो अमेरिका की GDP कम होगा, अमेरिका में बेरोजगारी बढ़ेगी। इसी तरह ट्रेड वॉर से भी अमेरिका में मंदी है। और चीन ने अमेरिका के मुर्गी, गेहूं, मक्का, कपास पर 15% टैरिफ लगाया है। सुअर, सोयाबीन, गाय के मांस पर 10% टैरिफ लगाया है। फल सब्जी पर भी 10% का टैरिफ। जब ये चीज महंगी हो जाएगी तो इनका एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। जब अमेरिका एक्सपोर्ट कम हो जाएगा तो अमेरिका के किसानों के पास ये चीज एक्सेस में बचेगी और किसान गरीब हो जाएंगे। चीन की तरह कनाडा ने भी अमेरिका के खिलाफ 25% टैरिफ लगा दिया, क्योंकि अमेरिका ने भी कनाडा पर 25% का इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी थी। तो आने वाले दिनों में भारी उथल पुथल के लिए तैयार रहिए। कई एक्सपर्ट्स का यह ख्याल फाइनेंशियल सेक्टर में जो बबल है उसकी हवा धीरे धीरे या जोर से निकल जाएगी। स्टॉक मार्केट में रुचि रखने वाले यह बात तो जानते होंगे कि इंडियन स्टॉक मार्केट 29 वर्ष के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। 1996 के बाद स्टॉक मार्केट में इतना डाउनफॉल कभी नहीं हुआ, इतनी मंदी कभी नहीं हुई। इन्वेस्टर्स के $1 ट्रिलियन या 1000 बिलियन बोले तो 1000 अरब डॉलर गायब हो चुके हैं, साफ हो चुके हैं। इसमें नुकसान कंपनियों का नहीं, आम आदमी का हुआ है। इजी मनी कमाने के चक्कर में शेयर मार्केट में कूद पड़ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जब यूक्रेन से पल्ला नहीं झाड़ा था तब भी यह बात तो सही थी कि अमेरिका की सामरिक शक्ति धीरे धीरे घटती जा रही है। या विश्व में अमेरिका का वह दबदबा नहीं है जो आज से 10-20 साल पहले था। ट्रंप ने केवल यह किया है कि जोर का झटका जोर से दिया है, लेकिन इसका सीधा सा परिणाम होगा कि विश्व में गुंडा तत्व खुले सांड की तरह घूमने लगेंगे। चाहे रूस के पुतिन हो, चाहे चीन हो, चाहे तुर्की ईरान हो या फिर पाकिस्तान जैसी ताकतें, अब उनको यह डर नहीं लगेगा कि उन्होंने किसी देश पर कब्जा कर लिया है या मिलिट्री ऑफेंसिव कर दिया तो अमेरिका बीच में आ जाएगा। दुनिया भर में पुलिस की भूमिका निभाने वाला अमेरिका अब रिटायर हो चुका है, घर बैठ चुका है और इसलिए दुनिया भर के गुंडों को अपनी मनमानी करने की पूरी छूट है। और यह ताकतें दाऊद इब्राहिम छोटा शकील की तरह हफ्ता वसूली करेंगे। छोटे दुकानदार और बहू बेटियां घर से सोच समझकर ही बाहर निकलेंगे। यही हालत ताइवान, साउथ कोरिया और फिनलैंड या एस्टोनिया जैसे देशों का हो जाएगा। सबसे ज्यादा डरी से हमें यूरोप की ताकतें, क्योंकि उनके पास माल बहुत ज्यादा है और ताकत कम, और इसलिए अब वह एक होने की फिराक में। यूरोप ने अपने मिलिट्री खर्च बढ़ाने की घोषणा कर दी, लेकिन मिलिट्री कर धीरे धीरे बढ़ेगा और साजो सामान भी धीरे धीरे बढ़ेगा। इस बीच पुतिन और चीन कब कहां झपट्टा मार दे कहा नहीं जा सकता। भारत को भी इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि चीन डोकलाम जैसा हमला अब नहीं करेगा या पाकिस्तान कारगिल जैसा हमला नहीं करेगा। इसलिए डिफेंस सेक्टर पर तो हमें सावधानी से ध्यान देना होगा। बाहरी आक्रमण के अलावा दिल्ली या संभल जैसे दंगे कहीं भी कभी भी हो सकते हैं। हाल ही में संपन्न हुआ महाकुंभ हमारे देश की जागती हुई नेशनल स्पिरिट का सबूत है, लेकिन इस राइजिंग नेशनल स्पिरिट को सक्सेसफुल नेशन में बदलने के लिए शिवाजी जैसे कई नेता लगेंगे और संभाजी जैसे कई छावाओं को अपना बलिदान भी देना पड़ेगा।